माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे, जब मैं कहता हूं कांग्रेस के नहीं, आपके, हमारे सब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अन्नदाता, इनसे क्या लड़ाई लड़नी? हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। हमारी बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलकर उनका लड़ाई करेंगे। हम आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल साथ है, पूरा देश साथ है, हमारी पार्टी साथ। चीन और पाकिस्तान अगर हमारी तरफ नजर उठाकर भी देखता है तो हम आपके साथ। लेकिन किसानों के लिए क्या? ये बेचारा मुश्किल से पहले मुगलों के जमाने में, फिर अंग्रेजों के जमाने में, फिर लैंडलॉर्ड्स के जमाने में, फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के, अब आपको मालूम है ये आत्मभरता जो हुई है या किसानों में सेल्फ सफिशिएंसी आई है, ये सिर्फ कांग्रेस के वक्त में आई है। उसमें मत जाइए, मैं अगर फिर गिनूंगा फिर बहुत 1 घंटा और लगेगा, मैं टाइम उसमें नहीं लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं कितने हरित क्रांति कब आई, कैसे आई, ये ट्रैक्टर, ये फैक्ट्रियां, ये कहां से बनी, और ये प्रोजेक्ट्स कहां से बने, ये नहर कहां से बनी, ये डैम, भाखड़ा डैम से लेकर गुजरात से लेकर हिंदुस्तान के महाराष्ट्र से लेकर बिहार और यूपी तक ये डैम कहां से बनी, किसानों की बिजली के दाम, पानी निकालने के लिए उसमें कंसेशन किसने दी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उसमें हमें क्रेडिट नहीं है, सरकार का दायित्व। हम सरकार में थे तो हमने किया, आप सरकार में हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें और कुछ कर रहे हैं, बधाई। पुरानी सरकार को भी बधाई, आपको भी बधाई। इसमें लड़ाई क्या है? ये जो हम अनाज बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये तो अपने लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, किसी पर हम एहसान नहीं रखते हैं, तो उसमें विवाद में नहीं जाना। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक हैं। तो अगर सेलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे, कहां गए हैं 26 जनवरी को। या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुश्मनी से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ, उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। इसलिए जो मैं देखता हूं कि आज इतने अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें असली जो लोग हैं 2-4 ही दिखते हैं, बाकी लीडरों को पकड़ा जाता। तो मेरी ये निवेदन है। और इसी से जुड़े हुए कुछ हमारे पत्रकारों को और एक मेंबर शशि थरूर जी को भी उनके देशद्रोही के केस बनाए गए हैं। एक इंसान जो फॉरेन मिनिस्टर रहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, भारत का नेतृत्व विश्व में करता, वो कैसे देशद्रोही हो सकता? वो अगर देशद्रोही है तो फिर तो हम सब देशद्रोही, फिर कौन नहीं देशद्रोही? कैसे हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोगों ने लोकसभा में चुन के आता, जो देश का नेतृत्व विदेश में करे, उसको हम देशद्रोही कहेंगे? मीडिया के कई एडिटर्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो देश की सेवा करते हैं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में उनका सहयोग रहा, उन पर अगर देशद्रोही का केस चलाएंगे हम, तो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा और इस सरकार के खिलाफ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी लोग, छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है। आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। और
मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार प्रेस्टीज न बनाए इन बिल को वापस लाने के लिए, इन तीनों बिल को वापस ले, और ताकि और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद ऐलान से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समाधान निकला। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। दूसरा इशू जहां है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चेयरमैन साहब, वह है कश्मीर के बारे में। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ठीक मानते हैं कि आर्टिकल 370 रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा था, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैंने दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्पीचेस जब मैं 4वीं 5वीं क्लास से था तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुने हैं। जब भी वो जम्मू आते थे और भाषण करते थे, साल में 1-2 दफा आते थे, और यहां पार्लियामेंट तक, इस सदन में उस सदन, एज मिनिस्टर, एज एमपी, उनके एज प्रधानमंत्री, सैकड़ों भाषण सुने। मैंने एक बार भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या उस वक्त के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री या बीजेपी का एक लीडर, एक एमपी नहीं सुना हूं 5 अगस्त 2019 तक जिसने किसी सभा में या किसी जगह यह डिमांड की हो या किसी मैनिफेस्टो में यह डिमांड की हो कि स्टेट के 2 हिस्से और यूटी बनाई जाए। सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता और उसमें मैं समर्थन करता। ले डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ले डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और ले, सिर्फ एक ले डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी मांगती थी। मैं मानता कि अगर गवर्नमेंट ले को यूनियन टेरिटरी देती और स्टेट को नहीं छेड़ती, लेकिन यह मेरी समझ से आज तक बाहर है कि इतनी बड़ी स्टेट जो अकबर बादशाह के जमाने से लेकर आज तक इस कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट थी, और शायद दुनिया में दिल्ली के बगैर अगर किसी स्टेट को दुनिया जानती है वो कश्मीर को जानती है। उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ब्यूटी की वजह से मैं दुनिया की बात करता हूं। दिल्ली के बाद, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, इसके बाद अगर कोई दुनिया के सब हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे तो शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कश्मीर को नहीं जानता। तो उस स्टेट को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा। जब आप कहेंगे जम्मू वाले खुश हैं, जम्मू वाले भी खुश नहीं हैं, क्योंकि लैंड सबसे अगर कोई खरीदेगा बाहर वाला तो जम्मू में खरीदेगा, क्योंकि पंजाब और जम्मू पास में है। कश्मीर में शायद खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इसी तरह से जम्मू में क्यों 2 दफा, एक दफा तो कोर्ट की 100 पोस्ट के लिए, क्लर्कल पोस्ट के लिए जगह निकली थी, ऑल इंडिया निकला एडवर्टीजमेंट, लेकिन 15 दिन में हाई कोर्ट को भी विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि आंदोलन हुआ जम्मू में। क्या अगर क्लर्क के लिए भी पूरा यूपी और बिहार से या तमिलनाडु कहीं से भी आएगा तो हमारा क्लर्क कहां से आएगा? विड्रॉ करना पड़ा। एक डिग्री कॉलेज के लिए फिर इसी तरह के छोटे लेवल के इंटरव्यूज निकले थे, नेशनल लेवल के, फिर विड्रॉ करना पड़ा। तो कहां है जम्मू भी नाराज? जम्मू का ट्रांसपोर्टर कहां नाराज खुश है? जम्मू का ट्रांसपोर्टर खुश नहीं है, जम्मू का दुकानदार खुश नहीं है, जम्मू का अनएम्प्लॉयड खुश नहीं है। तो कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 में 2-3 प्रोविजंस थे जिसकी वजह से जमीन कोई बाहर नहीं खरीद सकता। और ये पहली जगह नहीं है, हिमाचल में कोई नहीं खरीद सकता है, उत्तराखंड कोई नहीं खरीद सकता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं कोई खरीद सकता, हमारे SC ST की जमीन कोई पूरे देश भर नहीं खरीद सकता। तो ये कोई अनुभूत चीज नहीं थी कि जम्मू कश्मीर ने ही खा लिया सब कुछ, ऐसा तो पूरे हिंदुस्तान में है। तो मेरी आपसे निवेदन करना है कि अगर जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेस करना है और अगर बॉर्डर्स पे हमने अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो हमने अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में रहना है और उनको प्यार देना है, प्रेम देना है, मोहब्बत से इकट्ठे रखना है। तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि बिल इस सदन में लाएं और स्टेटहुड को आप वापस रेस्टोर करें और स्टेटहुड देकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने दोनों हाउसेस को संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री डेरेक ओब्रेन, टुमारो यू शुड इन्फॉर्म मी ना एटलीस्ट। क्या इन्फॉर्म किया? ठीक है। श्री नवनीत कृष्णन।
सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले